हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी शीट का डिस्कशन। इस डिस्कशन में सबसे पहले एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड C6H12, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से DU निकालना है। DU आएगा बेटा 1। डज नॉट एब्जॉर्ब H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो H2 का एडिशन नहीं करता है। इट फॉर्म्स 2 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब इसमें 2 टाइप के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं उसमें देखते हैं C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसका DU 1 है और इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, तो आपने लिख लिया पाई बॉन्ड एब्सेंट। और सेकेंड इंफॉर्मेशन और है 2 टाइप्स ऑफ H। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? ए वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के हैं। बी वाले के अंदर एक से ज्यादा टाइप के हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 टाइप्स के हैं। सी के अंदर सिर्फ 2 टाइप के हैं। तो इसका मतलब मैं सी के स्ट्रक्चर को इसमें आंसर की तरह से ट्रीट कर सकता हूं। देखिए यहां पर आपने अगर क्लोरीनेशन किया, सैचुरेटेड है, DU 1 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें 2 टाइप के क्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मिथाइल के ऊपर और दूसरा रिंग के ऊपर। तो टोटल 2 बन सकते हैं। ये तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और ये बीच वाले रिंग के ऊपर तीनों आइडेंटिकल हैं, तो बी टाइप, ए और बी टाइप के इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ध्यान रखें, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच एल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेप्टेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर 2 नंबर में हम देखते हैं 3 इथाइल हेप्टेन देना चाहिए। तो पहले से ही आप लिख लीजिए कि यहां पर कोई भी कंपाउंड हो उसका हाइड्रोजनेशन करने पर मुझे 3 इथाइल हेप्टेन, तो ये मैंने हेप्टेन बना लिया है, इसमें 3 पर इथाइल लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा स्ट्रक्चर किससे मिल सकता है? तो देख लीजिए 3 पर ब्रांचिंग किस में आ रही है, तो ए में नहीं आ पा रही है। बी में अपन ने चेक किया ट्रिपल बॉन्ड से गिनते हुए, तो 3 पर ब्रांचिंग आ रही है, तो इसका आंसर एक तो बी बन जाएगा क्योंकि बी से आपको ये स्केलेटन मिल रहा है। सी के अंदर मिथाइल आ रहा है साइड चेन में, तो नहीं हो पाएगा। और डी के अंदर टोटल कार्बन ही 6 हैं चेन में, एक कार्बन ही कम है, तो इसलिए वो भी इसमें आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से हाइड्रोकार्बन ऐसे जो हाइड्रोजनेशन करने के बाद सेम प्रोडक्ट बनाते हैं? तो सेम प्रोडक्ट बेटा वो बना पाएंगे जिसमें कि कार्बन का स्केलेटन सेम होगा। तो कार्बन का स्केलेटन सेम होगा, तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। अपन ने पहला ऑप्शन चेक किया 2 मिथाइल हेक्स 1 इन और 3 मिथाइल हेक्स 3 इन, तो बेटा डिफरेंस आ गया है, 2 पर मिथाइल है और दूसरे नंबर 3 पर मिथाइल है, तो फिर इनके दोनों के प्रोडक्ट में भी डिफरेंस आ जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन आफ्टर हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब डिफरेंट है। बी ऑप्शन 3 इथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन, एक में हेक्स दिया है, दूसरे में देखो हैप्ट दिया हुआ है, 2 मिथाइल हैप्ट, तो एक की चेन में 6 कार्बन पेरेंट चेन में होंगे और एक की पेरेंट चेन में 7 कार्बन होंगे, तो उनका स्केलेटन तो बदल जाएगा, वो कंपाउंड सेम नहीं हो सकते। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन मतलब कि आपने साइक्लोप्रोपेन पर इथाइल लगा रखा है, तो ये डबल बॉन्ड हटा देंगे तब भी इथाइल ही रहेगा। दूसरे वाले में 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, इसका मतलब ये दोनों स्केलेटन्स में तो डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट में भी डिफरेंस होगा, इसका मतलब सी भी आंसर नहीं है। तो डेफिनेटली डी को चेक करते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर दूसरा लिखा आपने 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, 3 मिथाइल ब्यूटवानिन। अब दोनों का आप स्केलेटन चेक करिए, अगर मैं दोनों का डबल बॉन्ड हटा देता हूं तो डबल बॉन्ड हटाने के बाद दोनों का स्केलेटन एक ही जैसा आएगा, ये लिखूं या फिर ये लिखूं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आइडेंटिकल दे रहा है, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा A4 वाले स्ट्रक्चर को अगर देखें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने एक डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लिया और इसका अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो इसमें मुझे कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? तो एक पाई बॉन्ड के लिए मुझे 1 ही मोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमने H के 2 एटम लगा लिए हैं, जबकि H2 के अंदर आप देखेंगे तो 2 एटम होंगे।
तो 1 मोल अगर आप यहां पर लेते हैं तो इसके 1 मोल पर इसका भी 1 मोल ही यूज होता है। तो यहां पर n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो n नंबर ऑफ H2 के मोल्स ही यूज होंगे। तो इसमें देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको हिंट बताया था। अब इसके स्ट्रक्चर को हम वेरीफाई कर लेते हैं कितने पाई बॉन्ड्स हैं। बहुत आसानी से सभी बच्चे इसको गिन भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए चेक कर लीजिए। तो टोटल पाई बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसमें 5 H2 अगर आप देते हैं तो ये बिल्कुल 100% सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो टोटल 5 मोल चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ओनली 2 स्ट्रक्चर आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल 4। तो आपको सभी के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो A5 के अंदर मैं सभी के स्ट्रक्चर्स देख लेता हूं जिसमें 2 मोनोक्लोरो होंगे, वही इसका परफेक्ट आंसर होगा। एन पेंटेन में बेटा 3 टाइप के बन जाएंगे, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, तो ये रिजेक्ट। फिर 2,4 डाइमेथिल पेंटेन, इसमें बेटा 3 बनेंगे, ये 1, ये 2 टाइप और ये 3 टाइप, और फिर ये वापस रिपीट हो जाएगा 1 1 और 2 टाइप्स। तो इसमें भी टोटल 3 बन रहे हैं, तो ये भी रिजेक्ट। फिर देखिए टॉलुइन में तो बेटा एक ही बनेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ये रिएक्शन होती नहीं है, तो फिर सिर्फ यही हो सकती है, तो एक ही बनेगा। तो बचा एक ही आंसर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो ये कॉर्नर वाले चारों एक जैसे, बीच वाले दोनों एक जैसे, इसका मतलब ये इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स देता होगा। तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। A6, द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। देखते हैं A6 को। 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। अब इसमें आप चेक करके देखें तो यहां 4 डिग्री कार्बन है, इस पर तो कोई H है नहीं, यहां सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। तो फिर बचे हुए सारे CH3 हैं, और ये सारे CH3 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये भी 4 डिग्री से कनेक्टेड है, ये भी 4 डिग्री से कनेक्टेड है, और सारे बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहां पर अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं तो इसमें सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही केवल बन सकता है, बस एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसके अलावा और कहीं अलग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो इसका भी आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following alkene give 4 monochloro after hydrogenation? तो 4 मोनोक्लोरो के लिए आपको चारों को चेक करना है। तो पेंटुइन अपन बना लें, और उसमें से डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, तो ये फिर से 3 टाइप के दे देगा। 2 methyl butene, इसका डबल बॉन्ड हटा दीजिए, तो इसमें 4 टाइप हो जाएंगे। ये 2 एक जैसे हैं, इन दोनों पर क्लोरीन लगाने से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां लगाने से अलग अलग बनेंगे। तो इससे टोटल आपको 4 मिल रहे हैं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। और देखें 3 methyl hextuine, इसमें देखिए, इसमें सारे ही अलग हैं बेटा। यहां पर देखिए CH3 CH2, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। तो बेटा इस कार्बन से ये सेंटर में है, इससे जुड़े हुए तीनों तरफ के ग्रुप्स में डिफरेंस है, इसका मतलब सारे कार्बन के हाइड्रोजन डिफरेंट होंगे। तो यहां पर टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 7 मिलेंगे, सभी अलग होंगे। अगले वाले में देखते हैं 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, यह भी अब लिखा था आपने, और इसके अंदर सिर्फ आपको 2 प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। तो यहां आंसर हो गया बी। अब देखते हैं 8 नंबर। Which of the following compounds give 4 monochloro on monochlorination? तो यहां पर देखते हैं कि कौन दे सकता है 4 में। चारों स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे कि किसमें 4 मोनोक्लोरो मिल सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, और ये चौथा स्ट्रक्चर। चेक कर लेते हैं ए, बी, सी एंड डी, चारों हमारे सामने। देखिए इसके अंदर ये 4 डिग्री यहां बन नहीं सकता, और सिमेट्रिकल कंपाउंड भी है, तो मैं यहां वाले को गिन सकता हूं, ये एक टाइप के हो जाएंगे, तो ये भी वही सेम होंगे। फिर मैं इनको गिनता हूं, तो ये सेकंड टाइप के हुए, तो ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। तो इससे सिर्फ आपको टोटल 2 टाइप के मिल सकते हैं, तो इससे तो हमारा आंसर नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बी वाले ऑप्शन में। इसमें देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो इस पे लिख दीजिए 1 टाइप, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं इस पे लिख दीजिए 2 टाइप, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं इस पे लिख दीजिए 3 टाइप। तो ये टोटल 3 टाइप्स के देता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी में यहां पर ये और ये आइडेंटिकल है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, बीच में से ऐसे डिवाइड कर लीजिए और दो के दोनों तरफ बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल है, तो एक ही साइड आप काउंट कर लें। तो एक ही साइड काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये वाले भी हमें कार्बन काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, एक एक बार इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो टोटल 5 टाइप्स के इसके अंदर मोनोक्लोरो बन जाएंगे, तो ये भी रिजेक्ट। तो फिर यही बचता है, तो इसको भी अपन बीच में से ऐसे एक बार देख लेते हैं डिवाइड करके और एक ही तरफ का हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, फिर ये वापस हो जाएगा 4 3 2 1। देख लीजिए बिल्कुल एकदम डिवाइड हो रहा है और इसमें 4 टाइप के H हैं, इसलिए ये 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स देता है। सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक कंपाउंड है X, इस कंपाउंड का ओजोनलाइसिस किया गया है O3Zn जिंक की प्रेजेंस में। 2 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट यहां पर गिवन है। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट करता हो। इसका आपने हाइड्रोजनेशन भी कर दिया है H2 निकल से, और हाइड्रोजनेशन करने से हमें मालूम है कि इसका स्केलेटन सिर्फ पाई बॉन्ड को हटा के आप पता लगा सकते हैं, ये प्रोडक्ट Y है। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। इन दोनों को कनेक्ट करने का तरीका यही होगा, इन दोनों को मैं पास पास लिख लेता हूं। तो सॉल्यूशन में मैंने इन दोनों को पास पास लिख लिया, ये इसका ऑक्सीजन और ये रिंग का ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों को आप हटा दीजिए, दोनों को हटा देंगे तो ये प्रोडक्ट जो आया था ओजोनलाइसिस से वो हमारे पास सामने दिखाई देने लगेगा। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। अब इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर देता हूं तो फिर हाइड्रोजनेशन से ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब आप इसमें मिला लीजिए, तो ये कंपाउंड हो गया X, ये कंपाउंड हो गया Y, और इसने पूछा आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड Y इज, तो कंपाउंड Y का आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। तो ये रिंग हो गई, ये जो मेरा पेरेंट चेन है, और इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 जो कि ब्रांच है, इसकी ब्रांच में एक मिथाइल भी है, तो लिख देंगे हम मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 पर मिथाइल है तो 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर B2 देखते हैं। B2 क्वेश्चन क्या कहता है, एल्कीन गिव 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड 1 मोल ऑफ CO2। बनाते हैं, कोई एक एल्कीन है, उसका आपने ओजोनलाइसिस किया और उसमें ये बोलता है कि 2 मोल्स तो फॉर्मल्डिहाइड मिलने चाहिए, सही है। 1 मोल CO2 मिलना चाहिए, ये भी सही है, और 1 मोल आपको CH3CO मिलना चाहिए। ये आपको टोटल दिखाई दे रहे हैं, कार्बन गिन लीजिए 2 + 1 3 और 3 6, यानी 6 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन होना चाहिए जिसमें ये कंपाउंड्स बने। तो हमें ये ऑप्शंस देख करके चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अगर मैं एक ऑप्शन लिख लेता हूं इसमें जो ये प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे मैंने लिखा CH2 से स्टार्ट करते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई सपोज कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर आपने ओजोनलाइसिस किया, एक बार यहां से ब्रेक होगा, एक एक ऑक्सीजन मिला, एक बार यहां से ब्रेक हुआ, एक एक ऑक्सीजन मिला, एक बार यहां से ब्रेक हुआ और एक एक ऑक्सीजन मिला। अब इसके प्रोडक्ट्स को यहीं पर ही वेरीफाई किया जा सकता है। ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यस, ये बन जाएगा CO2, तो CO2 बन गया, फिर यहां पर CHO, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी बन गया, और ये जो बचा हुआ लास्ट में CH2O है, ये फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मोल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए B3, एन अननोन कंपाउंड ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स, ठीक है, इसमें भी अननोन कंपाउंड है और आपने ओजोनलाइसिस किया C3H6O2
एंड ए कीटोन, ये एसिड है ऐसा उसने कहा है। कीटोन में है C4H8O कीटोन, ये हमें बता रहा है। अब आपको अननोन कंपाउंड निकालना है, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर बना के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखा हमने सॉल्यूशन, एसिड की स्ट्रक्चर 3 कार्बन से CH3 CH2 COOH, कीटोन की स्ट्रक्चर 4 कार्बन से CH2, एक ही कीटोन इसका पॉसिबल है, ये बना दिया। अब आपको एल्कीन या एल्काइन जो भी सोचना है, सपोज इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि एल्कीन है या एल्काइन है, तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर एल्कीन ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके पास 2 ही बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। इन ऑक्सीजन को हटा दीजिए, इन ऑक्सीजन को हटा करके अगर आप लिखते हो तो वही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एंड CH3, इसमें नंबरिंग कर लीजिए, दोनों तरफ से आइडेंटिकल नंबरिंग ऐसे बन जाएगी। तो 3 मिथाइल हेक्स 2 इन इसका आंसर होगा। इट इज ए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर B4, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अंदर बहुत आसान है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आपने ये किया O3H2O2। अब ये H2O2 लिखने का मतलब होता है कि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करना है, और ऑक्सीडेटिव करना है तो यहां से ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर एक बॉन्ड आ सकता है कीटोन जैसा, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल लगे हुए हैं, तो 2 एल्काइल लगते हैं तो कीटोन बन जाएगा। अब इस तरफ की बात करें तो इस तरफ क्या आ सकता है, तो इस तरफ यहां पर एक ही कार्बन चेन है, एक ही कार्बन चेन है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर एसिड और ऊपर कीटोन। तो अपन जब ओजोनलाइसिस ऑक्सीडेटिव करवाते हैं तो उसमें जहां 2 एल्काइल होते हैं तो कीटोन, एक एल्काइल होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुकती, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं B5। B5 वाले में क्या क्या दिया हुआ है, C6H10 ये Q है, इसका आपने ओजोनलाइसिस किया है और ओजोनलाइसिस रिडक्टिव है। इसमें हेक्सेन 1,6 डाइयल बन रहा है, तो आप हेक्सेन 1,6 डाइयल प्रोडक्ट बना लीजिए। तो हेक्सेन 1,6 डाइयल बनाने के लिए मैं सिर्फ नीचे बनाता हूं, हेक्सेन 1,6 डाइयल, ये बना लिया आपने हेक्सेन 1 और 6 पे डाइयल। 2 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के अंदर है और टोटल 6 कार्बन मेरे को चाहिए, तो 6 यहां पर ऑलरेडी है, तो इसी से मैं सीधा सॉल्यूशन लिख सकता हूं या सीधा आंसर लिख सकता हूं। इसके भी ऑक्सीजन को हटा दीजिए और इसके भी ऑक्सीजन को हटा दीजिए, यानी कि मैं इस तरीके से इनको माइनस कर लूं तो ये आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये 6 की रिंग में जाएगा और एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा। देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच कर गया, डीओ भी मैच कर गया और इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी मैच कर गया। तो साइक्लोहेक्सीन यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये हमारी बी की डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको कुछ देता हूं, जैसे मैंने सपोज ट्रिपल बॉन्ड का एक क्वेश्चन दिया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका आपको ओजोनलाइसिस करना है। ओजोनलाइसिस का 2 हो सकता है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। मैंने सपोज रिडक्टिव लिखा Me2S और एसिटिक एसिड। तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने बॉन्ड्स इसमें से ब्रेक करने हैं? क्या रिडक्टिव में हमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं? तो CH3 CH2 CO CO CH3, क्या बोलेंगे इसको? अल्फा डाई कार्बोनिल। इसी मॉलिक्यूल में अगर आपको ऑक्सीडेटिव करना होता है, यानी कि ओजोन के साथ हमें लेना होता H2O2, फर्स्ट ओजोन, सेकंड में हमने लिया होता है H2O2, तो क्या इसमें तीनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं? पहला एसिड 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3, फिर दूसरा एसिड 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, ये इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज मैं ट्राई करता हूं साइक्लिक के साथ, इसमें मैंने 2 पाई बॉन्ड यूज किए हैं और रिडक्टिव ओजोनलाइसिस हम करना चाहते हैं, जिंक या डाइमेथिल सल्फाइड।
क्या ये दो जगह से ब्रेक होने वाला है? एक एक ऑक्सीजन इस तरफ यूज कर लीजिए और एक एक ऑक्सीजन इस तरफ यूज कर लीजिए। अब इसके प्रोडक्ट को लिखना है, तो पहले ये सेगमेंट लिख लीजिए। क्या ये CH2 डबल बॉन्ड O पहला सेगमेंट हो जाएगा? अब दूसरा यहां से लिखना शुरू करता हूं, CH डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH। CHO, CH2, फिर CH। यहां से मैंने शुरू किया था CHO, CH2, CH। अब यहां से दो तरफ CH2 निकल रहे हैं, तो इसमें दोनों तरफ आप CH2 निकाल दीजिए। क्या इन दोनों CH2 के बाद ये CH डबल बॉन्ड O, फिर ये भी CH डबल बॉन्ड O। जब इसका हमने ये प्रोडक्ट लिखा है, तो इसका मैं रिवर्स सोचने की कोशिश करता हूं। तो रिवर्स सोचने पर क्या मुझे ये स्ट्रक्चर मिल सकता है? तो मैंने सोचना शुरू किया, क्या इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है और इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है? तो 3 ऑक्सीजन एटम है और इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब एक तो इसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और बाकी के दो को हमें आपस में ही कंबाइन करना चाहिए। तो यहां पर ये CH से तीनों तरफ यूनिफॉर्म है, तो आप किसी भी एक को इसके साथ कंबाइन कर दीजिए। सपोज ये हमने कंबाइन किया, तो यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो ये स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा। तो इसके रिवर्स भी हमें देखने होंगे। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके कौन से प्रोडक्ट होंगे और कितने प्रोडक्ट होंगे। ये 4 ऐसे डबल बॉन्ड्स हैं जो कि ब्रेक होंगे, सभी आइडेंटिकल हैं। तो इसमें 4 मोल CH2 डबल बॉन्ड O बनने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड के 4 मोल्स बनेंगे और एक कंपाउंड बनेगा, उसमें 4 CHO ग्रुप लगे होंगे। ये सभी CHO एक ही कार्बन से कनेक्टेड हैं, तो इस कंपाउंड का अगर मुझे IUPAC नेम लिखना हो तो मीथेन, फिर ये 4 टाइम्स है तो टेट्रा, फिर एल्डिहाइड है तो इसको कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। सो मीथेन टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अब बात करता हूं मैं बेंजीन की। बेंजीन का ओजोनलाइसिस रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हो जाएगा। सपोज आपको दिया हुआ है ओजोनलाइसिस हीट करके, अब हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो ये 3 ऐसे पाई बॉन्ड्स हैं जो कि ब्रेक होंगे और इसमें तीनों जगह डबल बॉन्ड आने वाला है O। तो यहां मैं एक टेंटेटिव सॉल्यूशन इसका बना लेता हूं, फिर हम चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। सपोज ये टेंटेटिव मैंने बना लिया, ये इस जगह से ब्रेक हो रहा है, ये यहां से ब्रेक हो रहा है, तो क्या मुझे ये एक सेगमेंट मिलेगा CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्या यही सेम सेगमेंट सेकंड वाला भी होगा? फिर थर्ड वाला भी सेम होगा। तो इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे? 3। तो बेंजीन का अगर आपने ओजोनलाइसिस किया है तो 3 मॉलिक्यूल्स ग्लाइओक्सल के मिलने वाले हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब थोड़ा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, तब आप उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखते हैं जाइलिन। जाइलिन का स्ट्रक्चर अगर आप जानते हैं तो उसमें 3 तरह के जाइलिन होते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। आपको दिया गया है ऑर्थोजाइलिन, इसका आप ओजोनलाइसिस रिएक्शन ट्राई कर रहे हैं और टोटल प्रोडक्ट्स बताएं। एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितने बनने वाले हैं, तो इसकी सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट हम सोचते हैं कि जाइलिन की स्ट्रक्चर बना ली जाए। और ऑर्थो पर CH3 लगा दिए जाए।
क्या बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा यहीं रहेंगे? क्या इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें इसकी सेकंड स्ट्रक्चर भी लिखनी चाहिए और उसके पाई बॉन्ड्स को ऐसे अल्टरनेटली मूव करना चाहिए। मतलब जब भी आपको ये जाइलिन का स्ट्रक्चर दिया जाए तो आपको दोनों जाइलिन बनाने होंगे, बेंजीन के पाई बॉन्ड्स को रोटेट करके लिखना होगा। फर्स्ट के प्रोडक्ट्स देखे जाएं, 3 जगह से ये ब्रेक किया गया है, 3 पाई बॉन्ड है। अब मैं पहला सेगमेंट देखता हूं, क्या पहला सेगमेंट इसका वो होगा जिसमें ये 3 कार्बन अवेलेबल होने चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहां पर CH डबल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन इसमें ब्रेक करने के बाद मिलेगा। तो मैंने पहला लिखा CH3 CO CH डबल बॉन्ड O। क्या यही एग्जैक्टली सेम यहां से मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ये सेकंड सेगमेंट हो जाएगा। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। लास्ट बचता है ये, इसमें सिर्फ यही 2 कार्बन बचे हैं, तो CH डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O, तो CH डबल बॉन्ड O ग्लाइऑक्सल बनेगा। अब इसकी बात करते हैं, 3 जगह से ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, चलिए। तो इसका जो पहला सेगमेंट होगा वो ये मिलेगा, इसमें टोटल कार्बन आ जाएंगे 4, CH3 CO फिर ब्रेक हो गया, फिर CO CH3, तो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट लिखा CH3 CO CO CH3। अब सेकंड प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है, CHO CHO, और थर्ड में भी 2 ही हैं, CHO CHO, तो इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2। बेंजीन की ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थी, तो इसलिए ऑर्थोजाइलिन के आपको ये सभी प्रोडक्ट्स काउंट करने होंगे। तो बताइए बच्चों, इसके टोटल प्रोडक्ट्स कितने लिखे जाएंगे? क्या इन सबको हम काउंट कर सकते हैं? तो काउंट करते हैं। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम थे तो प्रोडक्ट 1 होगा या 2? सिंगल मानेंगे, सिंगल। तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहां से मिले और एक ये तीसरा डिफरेंट प्रोडक्ट यहां से मिला, जबकि एक प्रोडक्ट कॉमन मिला। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से बनने वाले ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें टोटल प्रोडक्ट्स का अगर मुझे आंसर लिखना हो तो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में लिखूंगा 3, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट एंड 3 प्रोडक्ट। ऐसा भी बोल सकता हूं कि फर्स्ट प्रोडक्ट के 2 मोल्स, सेकेंड प्रोडक्ट्स के 3 मोल्स और थर्ड प्रोडक्ट का 1 मोल मिलेगा जब हम इसके 2 मोल ऑर्थोजाइलिन का हम यूज करेंगे। इस तरीके से हमने ये देखा ऑर्थोजाइलिन से कितने मिलते हैं। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन मीटाजाइलिन के लिए लिखूं तो बच्चों क्या इसके दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? तो मेटाजाइलिन के दोनों स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं। तो इसके दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जहां मिथाइल उसके बाद एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड के बाद मिथाइल, तो यहां भी मिथाइल डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड के बाद मिथाइल। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से हम अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर को लेके प्रोडक्ट बनाएं तो हमें डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इसका आंसर एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या इसमें 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं? इसमें भी 1 2 3 कार्बन आएंगे, 1 2 3, और इसमें 2 कार्बन आएंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ 3 कार्बन का CH3 CO फिर CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस CHO CHO का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स से आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिल रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसके टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था आपने उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ओजोलाइसिस की कुछ रिएक्शंस यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ए, इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ओजोलाइसिस करते समय ध्यान रखें कि वहां पर जिंक और DMS दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो रिडक्टिव
और रिडक्टिव में सिंपल आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और एक एक ऑक्सीजन ऐड करना है। जबकि अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तो फिर हम वहां चेक करते एल्डिहाइड की जगह पर एसिड और टर्मिनल CH या CH2 के साथ प्रोडक्ट में CO2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम रिडक्टिव से सॉल्व कर रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन ऐड करने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में 2 कार्बन एटम CH3 CH डबल बॉन्ड O, और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो भी सेम है CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेंगे। प्लस बीच में देखो आप ध्यान से कि इसके दोनों तरफ एक एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आने वाले हैं, तो क्या ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ऐसा अपने आप अगर आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ CO2 भी इसमें एक आंसर होगा जो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सब में आप देखो ZnH2O को कॉपी किया गया है, तो इसमें आपको ब्रेक करना है। कोई टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये लो टेम्परेचर की रिएक्शन मानी जाएगी। तो इसमें बेंजीन को आप इग्नोर करें, बेंजीन को आप छोड़ दीजिए, एक एक ऑक्सीजन सिर्फ बाहर वाले पाई बॉन्ड पर लगाएं। बेंजीन एज इट इज, यहां एक कीटोन बना, और नीचे की तरफ देखो आप CH2 CHO CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका रिवर्स सोच सकते हो, दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करिए और वापस अपना फाइनल रिएक्टेंट पहचान लीजिए। इसके अंदर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, सिर्फ यही पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अगर यही पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तो ये रिंग सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पहले बाईसाइक्लिक दिख रही थी अभी वो मोनोसाइक्लिक हो जाएगी। क्या ये सिमेट्रिकल डाइकीटोन हो जाएगा? अगर इन दोनों ऑक्सीजन को वापस रिमूव कर लें तो वही सेम एल्कीन फिर से मिल जाएगी। इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तीनों हमें ब्रेक करने हैं। तीनों हमने ब्रेक किए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें एक ही कार्बन, तो CH2 डबल बॉन्ड O। इसमें यहां पर टोटल 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो CH3 CH2 CHO। क्या ये प्रोडक्ट लिख देंगे CH3 CH2 CHO प्लस, इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है CH3 CHO। अब एक रिंग बच गया है, क्या इस रिंग के साथ 1 3 और 5 पर कीटोन होना चाहिए? तो 1 3 5 पर हम कीटोन बना देते हैं, 1 3 एंड 5। अब इसको एक बार रिवर्स कैलकुलेट करके देखते हैं। टोटल 3 पाई बॉन्ड्स थे, 3 प्लेस से ब्रेक होंगे तो हर जगह पर 2 ऑक्सीजन आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके प्रोडक्ट को देख के भी आपको पता लग रहा है कि 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए? 3 पाई बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल में होने चाहिए। अगर टेंटेटिव स्ट्रक्चर पता लगाना हो तो हम प्रोडक्ट को देख के पता लगा सकते हैं, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड भी कंफर्म हो जाएगी। इसके अंदर फिर देखते हैं 2 पाई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, दोनों को ब्रेक करें। ये 2 कार्बन का एक कंपाउंड बना CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब इसके अंदर देखें तो सेकंड CHO, फिर CO, फिर CH3, तो CHO CO और CH3 ये कंपाउंड बनेगा। लास्ट वाले में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ओजोन लाइसिस में आपको सिर्फ ब्रेक करना है, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, आज तक आपने सारे खिलौने तोड़े हैं, तो पाई बॉन्ड तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। इसको भी आप आसानी से ब्रेक करके और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा सकते हो। ये एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। अब सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन में राइट द रिएक्टेंट्स, इसका जस्ट अपोजिट आपको बताना है। प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और रिएक्टेंट पहचानना है। तो क्या यहां पर पहला एग्जाम्पल देखें और इसके प्रोडक्ट्स को देख के आपको पता लग रहा है कि दोनों में एक एक ही ऑक्सीजन है, तो उन्हीं दोनों को सिर्फ आपस में आपको दोस्त बनाना है, उन्हीं को एक साथ आपस में कंबाइन करके पाई बॉन्ड यूज करना है। फिलहाल इसका DU चेक कर सकते हैं, 10 + 1 6/2 करके, तो 11 - 6, तो DU हो जाएगा 5। तो 5 DU होना भी चाहिए। तो मैंने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया, इसके ऑक्सीजन को हटा लिया और इसके भी ऑक्सीजन को हटा लिया और दोनों को क्लब कर दिया।
CH3 डबल बॉन्ड CH PH, 4 DU इसका और 1 DU इसका है। क्या ये इसका मॉलिक्यूल सीम यही प्रोडक्ट्स देने वाला है? तो रिवर्स भी इजी है, आप सिर्फ ऑक्सीजन को हटा के वापस डबल बॉन्ड का यूज करें। नेक्स्ट वाले के अंदर पहले आप देख लो DU C7H12, तो 8 - 6, तो इसका DU आ जाता है 2। इसका मतलब यहां पर या तो 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए या 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग होना चाहिए। अगर 2 पाई बॉन्ड्स होते तो टोटल ऑक्सीजन कितने होते बच्चों? 4, और कार्बन भी यहां पर 7 है, तो उसके टोटल कंपोनेंट्स के कार्बन भी 7 होने चाहिए थे। तो यहां एक ही प्रोडक्ट में 7 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7, और इसके सेकंड और 6 कार्बन पर ऑक्सीजन है। तो क्या मुझे सेकंड और 6 को मिला के ही एक डबल बॉन्ड बना लेना चाहिए? तो क्या ये दोनों एंड्स पर एक एक ऑक्सीजन दिख रहे हैं, उनको जब मिलाऊंगा तो ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइक्लिक के अंदर 2 और 6 पे रिंग बनेगी, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल इसमें 5 की रिंग बनेगी। इसको मैंने 2 और 6 दिया, तो 2 पर भी एक मिथाइल है और 6 पर भी एक मिथाइल है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड होगा। तो क्या ये 2 DU से मैच कर जाएगा? आंसर समझ में आ गया आपको? अगर टोटल कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो तो हमें एक हिंट मिलता है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, और अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो फिर उसके कार्बन नंबर सेम रहते हैं और वो रिंग ओपन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। क्या C8H14 का DU बता सकते हो? कितना DU होगा? 2। इसका मतलब फिर से वही, या तो 2 पाई बॉन्ड्स या फिर रिंग प्लस पाई बॉन्ड। अगर 2 पाई बॉन्ड्स होते तो टोटल ऑक्सीजन कितने मिलने चाहिए थे प्रोडक्ट्स में? 4, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं? 2। तो हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड सिर्फ एक है, तो एक क्या हो जाएगा? रिंग। अब मैं यहां देखता हूं कि टोटल कार्बन भी काउंट कर लें, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 है। तो कंफर्म हो गया कि ये साइक्लिक होना चाहिए। नंबरिंग करिए। क्या इसमें 1 और 6 नंबर पर ऑक्सीजन है? तो 1 और 6 नंबर पर ऑक्सीजन है, तो क्या इसकी स्ट्रक्चर में मैं 6 मेंबर की रिंग बना लूं और उसको नंबर कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 और 6 के बीच में क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। एंड 5 नंबर पर क्या होना चाहिए? एक मिथाइल, और 6 नंबर पे भी क्या होना चाहिए? एक मिथाइल। तो एक मिथाइल 6 नंबर पर है जो यहां दिखाई दे रहा है, और एक मिथाइल 5 नंबर पर है जो दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चेन में CH2 है, तो बाकी सारी चेन में CH2 हो जाएंगे। तो क्या ये इसका आंसर हो जाएगा? C। चलिए अब नेक्स्ट को सॉल्व करें। फिर से देखा जाए, C10H10, 7 कार्बन इस मॉलिक्यूल में, 1 इसमें और 2 इसमें। इसका मतलब ठीक है कि टोटल कार्बन एटम्स मैच कर रहे हैं। अब टोटल ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? 2। DU चेक कर लिया, तो 11 - 5, 6 DU आ रहा है। तो 4 DU बेंजीन के लिए होगा और 2 DU एल्कीन और पाई बॉन्ड के लिए होगा। अब इनको आपस में कंबाइन करने की कोशिश करें तो क्या कॉम्बिनेशन सेट हो सकता है, वही हमें डिसाइड करना है। तो इसमें एक एक ही ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन वाले के दोनों तरफ एक एक दोस्त होना चाहिए। एक वो इस तरफ से हाथ मिलाए और एक इस तरफ से हाथ मिलाए, तो इस वाले दोस्त को हमें बिल्कुल सेंटर में रखना चाहिए। इसको अगर मैं बिल्कुल सेंटर में रखता हूं तो CHO मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूं, तो CH इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, बिल्कुल मैंने सेंटर में रखा। अब एक तरफ मैं CH2O को कनेक्ट कर देता हूं, तो एक तरफ मैंने CH2O को कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ PSCH। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, DU सब कुछ मैच हो रहा है, और अगर इसको मैं रिवर्स कैलकुलेट करूं तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी वही होने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहां पर लिखा है कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करनी है आपको। प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और ए वाली रिएक्शन में आपको टोटल 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं बेटा। इससे आपको एक ही स्ट्रक्चर बनानी है। इसमें यहां लिखा भी है कि इसके 2 मोल यूज करने हैं, इसका 1 करना है, इसका भी 1 करना है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है, इसके 2 मोल है, 1 मोल और 1 मोल है। अगले क्वेश्चन में इन दोनों के 1 ही मोल लिखे हुए हैं और यहां पर भी 1 ही मोल लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है। बाकी में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं है। तो ट्राई करिए, पोज करके आप ट्राई कर सकते हो,
और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपन यहां पर सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहले ए के सॉल्यूशन की बात करता हूं। ए में बेटा देखो, दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक एक ही ऑक्सीजन है और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि दो ऑक्सीजन है। तो इसमें इसमें एक ऑक्सीजन और लगा लेते हैं। इसमें टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो अब मिलाकर के मेरे पास टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहां से, 1 यहां से और 3 यहां से। 6 को मुझे मैनेज करना है, तो कह सकते हैं कि 6 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो क्या इस पे मैं एक एक करके ये ग्रुप्स लगा सकता हूं? क्या इस पे मैं CH2 लगाऊं? यहां भी मैं CH2 प्लेस कर सकता हूं और यहां पर मैं CH3 प्लेस कर सकता हूं। क्या ऐसा करने से इससे यही तीनों प्रोडक्ट मिलने वाले? क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में फिर चेक करते हैं बच्चों। 2 मॉलिक्यूल्स इसके, 1 मॉलिक्यूल इसका और 1 इसका। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसने 3 जगह दोस्ती करनी है और इन दोनों को सिर्फ एक एक जगह दोस्ती करनी है। इसका मतलब ये मैक्सिमम दोस्त बना सकता है, तो इसको आप बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर लीजिए और फिर बाद में बाकी के ग्रुप्स लिखेंगे। इसको मैंने लिख लिया विद डबल बॉन्ड्स। अब देखते हैं बाकी के 2 एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन। तो आप यहां पर एक ग्रुप लगा लीजिए। सपोज मैंने एसिटल्डिहाइड लगा लिया, यहां भी लगा दीजिए एसिटल्डिहाइड। अब बचता है एसीटोन, उसे यहां लगा दीजिए। क्योंकि ये तीनों CH आइडेंटिकल थे इसलिए हमने इसको किसी के भी साथ कनेक्ट कर लिया है। तो क्या ये समझ में आया आपको कि जिसमें 3 ऑक्सीजन अगर हों और बाकी के 3 कंपोनेंट और हों तो उन हर कंपोनेंट को इसकी एक एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट लिखना चाहिए। अब बात करते हैं सी में। तो सी में देखो बच्चों, इसमें 2 हिंट दिए हुए हैं आपको। पहले तो ये प्रोडक्ट्स भी लिखे हैं और साथ में एक हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। क्या ये बताता है आपको कि स्केलेटन फिक्स रहेगा? तो हाइड्रोजनेशन से स्केलेटन हो गया फिक्स। अगर स्केलेटन फिक्स हो गया है तो सिर्फ अब हमें पाई बॉन्ड की पोजीशन ही पता लगानी है। तो मैं स्केलेटन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। सॉल्यूशन में इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लेना है। अब चेक करते हैं, क्या इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है और इसके अंदर 1। तो ये एक ऑक्सीजन इन तीनों में से किसी एक के साथ कंबाइन होगी और 2 आपस में मिलके रिंग बनाएंगे। तो यहां रिंग का साइज कितना है? 6। तो मैं रिंग के साइज के हिसाब से इस पे नंबर प्लेस करता हूं। क्या ये 6 का रिंग बना लेंगे, जो कि 1 और 6 नंबर के जो ऑक्सीजन है? तो 1 और 6 नंबर के ऑक्सीजन मिलके अगर ये 6 का रिंग बनाते हैं तो 6 पर और 1 पर एक एक मिथाइल भी अवेलेबल है। तो मेरे को नंबरिंग ऐसी करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सॉरी, नंबरिंग गलत की है, नंबरिंग सही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की हम नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 और 6 को कनेक्ट करना है, दोनों पर एक एक मिथाइल है। अब मैं देखता हूं 1 और 6 को जब कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड भी होगा। तो ये पहला सेट हो गया। अब यहां से जो CH3 CHO है, क्या उसे मैं यहां लगा दूं? तो ये इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसको अगर ब्रेक किया जाए तो वापस वही दोनों प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो हमने हाइड्रोजनेशन से स्केलेटन को फिक्स कर दिया था, तो हमें स्केलेटन पहचानने की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अदरवाइज यहां पर और भी ऑप्शन हो सकते थे कि आप 3 का रिंग बना लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, 4 का रिंग बन जाएगा और इनको कंबाइन करेंगे तो 6 का रिंग बनेगा। मतलब ये अगर खाली इतना ही इंफॉर्मेशन होता तो आपके पास 3 ऑप्शन इसके आंसर होते, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट लिखने से ये फिक्स हो गया और सिर्फ एक ही आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट C9H16, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर फिक्स्ड मिलेंगे, उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो DU निकाला आपने, 9 + 1 - 16/2, सो DU आ गया 2। 2DU मतलब 2 पाई बॉन्ड्स या रिंग वगैरह हो सकती है। अगर मैं 2 पाई बॉन्ड्स की बात करूं तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन तो कैसे भी नहीं आते।
क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से 2 ऑक्सीजन मिलती है। तो या तो ये 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो कहां गड़बड़ है इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पे हम स्टार बना लेते हैं पहले और चेक करते हैं। टोटल कार्बन होने चाहिए 9। इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मैं इसके 2 मोल्स काउंट कर लूं तो 9 हो जाएंगे, और अगर मैं इसके 2 मोल्स काउंट कर लूं तो 13 हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे इसका तो 1 मोल ही लेना चाहिए, लेकिन इसके मुझे कितने मोल्स लेने चाहिए? 2 मोल्स लेने चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा जब एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसा करने के बाद अब इसके दोनों मोल्स आप इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो इसकी स्केलेटन फिक्स हो गई। दोनों तरफ आपको CH3 ही लिखना होगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे और कहां पर पाई बॉन्ड्स होने वाले हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अननोन A, B, C ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं। ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H14। इसकी 2 रिएक्शंस गिवन है, हाइड्रोजिनेशन और ओजोनलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन से एक फिक्स स्केलेटन यहां दिया हुआ है। इसका सीधा सीधा रिलेशन है कि ए की स्केलेटन सेम होगी। उसका मोनोक्लोरो आपको फाइंड करना है। तो टोटल मोनोक्लोरो कितने होने चाहिए ये आपको पता लगाना है। तो इसमें आपने टाइप ऑफ एच चेक करना है। तो टाइप ऑफ एच कैसे आप डिसाइड करते हैं? क्या इसके यहां से आप देखना शुरू करें, ये दोनों CH3 एक ही कार्बन से कनेक्टेड हैं, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये डिफरेंट है, फिर ये रिंग का कार्बन है, डिफरेंट है। अब इस तरफ जाते हैं तो एक मिथाइल आपको मिल जाता है, इधर जाते हैं तो नहीं मिलता है। इसका मतलब इधर जाने वाले सभी कार्बन इससे डिफरेंट होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में इस दोनों के अलावा बाकी सभी कार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो टोटल कार्बन इसमें 10 है। तो मैं बोल सकता हूं इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 9 होंगे। यहां सिर्फ कॉमन बनेगा, बाकी सब जगह का प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो हमने एक आंसर फाइंड कर लिया। अब इसका दूसरा आंसर अगर मैं ट्राई करता हूं तो स्केलेटन मुझे मिल गया है। स्केलेटन मैं बना लेता हूं। ये ए का स्केलेटन। अब पाई बॉन्ड की पोजीशंस चेक करिए। 3 कार्बन का एक कंपोनेंट, फिर 1 कार्बन का एक कंपोनेंट, और फिर 6 कार्बन का एक कंपोनेंट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये 3 कार्बन का जो कंपोनेंट है इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन आ रहा है। इस पूरे मॉलिक्यूल में ऐसा कौन सा एक सिंगल कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल कनेक्टेड है? क्या मुझे यही मिलता है जिसपे 2 मिथाइल कनेक्टेड है? तो मुझे पहला पाई बॉन्ड का पोजीशन मिल गया है कि यहां होने पर ये एसीटोन बनाएगा। यहां से ब्रेक करिए, एसीटोन मिलेगा। CH2 ऐसा कौन सा इसमें टर्मिनल है जो कि CH2 के फॉर्म में निकल के आएगा? क्या इसको मैं अगर CH2 बना दूं तो यहां एक डबल बॉन्ड बनाने से यही सिर्फ निकल के आएगा। तो मुझे 2 पाई बॉन्ड के पोजीशंस तो मिल गए। अब 6 का रिंग है, तो 6 का रिंग इससे बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्या मैं देख रहा हूं कि ये 3 और 5 पर जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं से कनेक्ट होने चाहिए। तो इसको 3 और 5 बना दिया जाए। तो 3 और 5 बनाने के लिए मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 पे एक पाई बॉन्ड और होना चाहिए। क्या अगर ये 1 और 6 पर एक पाई बॉन्ड और बना दें तो इससे वो सेम आंसर मिल जाएगा? चेक करते हैं। चेक करते हैं। 1 CHO CH2 CHO CH2 CO CHO CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CO, फिर CHO। इसका मतलब ये इसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो C15H18। C15H18 के अंदर अगर मैं DU चेक करता हूं तो इसका DU कितना आता है? 16 माइनस 9। इसका मतलब इसका DU आ जाएगा 7 DU दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऑक्सीजन आने चाहिए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ कितने हैं? टोटल 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ कितने होंगे? 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो बाकी का 5 DU किसके लिए होना चाहिए? रिंग के लिए होना चाहिए। और एक इसके अंदर हिंट मिला हुआ है कि ये PH यानी कि बेंजीन है, फिनाइल है। तो बेंजीन वाले पाई बॉन्ड आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब 4 DU बेंजीन का होगा और एक कोई और रिंग के साथ होगा। तो 5 DU हमें पता लग गया कि वो
ओजोन लाइसिस में यूज नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 2 DU यूज होने वाले हैं, तभी यहाँ 4 ऑक्सीजन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या इससे एक स्केलेटन मिल गया? स्केलेटन मिल गया तो फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्केलेटन तो फिक्स है। तो यदि मैं बी की स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो स्केलेटन मेरे पास गिवन है, और उसी स्केलेटन का यूज करते हुए ये मैंने स्केलेटन लिख लिया। अब यूज करते हुए हम इन प्रोडक्ट्स को मिलाने की कोशिश करें तो क्या इसमें, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की रिंग बन जाएगा। 1 और 6 को जब हम कंबाइन करेंगे और 3 पर 1 आ जाएगा, तो मैं 1 और 6 को कंबाइन कर लेता हूं। तो यहां से मैं 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 को कंबाइन किया, पहला पाई बॉन्ड। अब 3 के ऊपर एक ये जो CH2PH है ये यहां से निकलेगा, तो CH डबल बॉन्ड रिंग यहां से एक मिल जाएगा, तो ये बी का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके आपको मोनोक्लोरो फाइंड करने, तो मोनोक्लोरो हम जानते हैं कि जो भी कार्बन या हाइड्रोजन डिफरेंट होते हैं उनका मोनोक्लोरो डिफरेंट होता है, एंड बेंजीन के ऊपर मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन नहीं होता है, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। बाकी के हम चेक करते हैं, इनमें से कौन से सेम हैं उनको हम एक बार काउंट करें। सबसे पहले देखते हैं ये दोनों मिथाइल सेम हैं या नहीं। सपोज मैंने इस मिथाइल को चेक किया तो ये 3 डिग्री से कनेक्टेड है, यहां तक सेम है। फिर नेक्स्ट CH2 से कनेक्टेड है, ये भी सेम है। फिर नेक्स्ट ये CH से कनेक्टेड है, ये CH2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, और आइडेंटिकल नहीं है तो ये दोनों मिथाइल भी आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई भी कार्बन आइडेंटिकल नहीं है, और कोई भी आइडेंटिकल नहीं है तो हम सारे कार्बन गिन लेंगे। 1 2 3 और 6 ये रिंग के अंदर है, तो टोटल इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे? 9। ठीक है, तो क्या आपको ओजोनलाइसिस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट गिवन है तो उस रिएक्टेंट पहचानना बच्चों सबको आ गया है? अगर आ गया है तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4।